हेलो दोस्तों, आज की वीडियो आम नहीं है और मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। ये वीडियो कुछ लोगों को नागवार गुजर सकती है, कुछ लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस हो सकती है और कुछ लोग शायद ये चाहें कि वीडियो बनी ही ना हो। लेकिन यही वजह है कि ये वीडियो ज़रूरी है, क्योंकि आज हम किसी एक पार्टी, किसी एक शख्सियत या किसी एक अदारे पर बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं आपकी, मेरी और हम सबके ज़िंदगी को मुतासिर करने वाले निज़ाम पर। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात, कानून की हुक्मरानी और सबसे अहम, ये सब आम शहरियों को कैसे मुतासिर करता है। और मैं एक बात बिल्कुल शुरू में क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये वीडियो किसी के हक़ में नहीं है, ये वीडियो किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये वीडियो फैक्ट्स के बारे में है, लॉजिक्स के बारे में है और सच के बारे में है। और हाँ, ऐसे मौज़ूआत पर बात करना आसान नहीं होता, लेकिन ज़रूरी ज़रूर होता है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान में ताकत, सियासत और अवाम के दरमियान असल प्रॉब्लम क्या है, तो हमें सीधा सवाल पूछना होगा, असल मसला है क्या? क्योंकि जब तक हम मसले को नहीं समझेंगे, हम हल की बात भी नहीं कर सकते। तो आइए हम इस मसले को जैसे है वैसे ही देखते हैं, बग़ैर किसी रंग के, बग़ैर किसी फिल्टर के। दोस्तों, किसी भी जमहूरी मुल्क में ताकत का एक सादा सा असूल होता है। ताकत का असल मालिक अवाम होते हैं, यानी आप और मैं। हम वोट देते हैं, हम नुमाइंदे मुंतखब करते हैं, वो हुकूमत बनाते हैं और हुकूमत अदारे चलाते हैं। इसे कहते हैं सिविलियन बालादस्ती। लेकिन अगर ये तरतीब उलट जाए, अगर अवाम बेइख्तियार हो जाए, अगर मुंतखब नुमाइंदे कमज़ोर हो जाएं और असल फैसले कहीं और से आने लगें, तो वो निज़ाम जमहूरियत नहीं रहता। और यही पाकिस्तान का बुनियादी मसला है। ये सब सुनने में शायद नज़रियाती लगे, किताबी लगे, लेकिन इसका असर किताबों में नहीं होता, इसका असर लोगों की ज़िंदगियों में होता है। और यहाँ से हम असल हकीकत की तरफ आते हैं। हमारा सबसे पहला मसला है जबरी गुमशुदगियाँ। अब दोस्तों, ये कोई साजिशी नज़रिया नहीं है, ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच सब एक ही बात कहते हैं, लोग अचानक गायब हो जाते हैं। ना FIR, ना वारंट, ना अदालत, ना वजाहत, बस गायब। ज़रा तसव्वुर करें, आपका भाई, आपके वालिद या आपका बेटा घर से निकलता है और वापस ही नहीं आता। आप थाने जाते हैं, कोई जवाब नहीं, अदालत जाते हैं, कोई रिकॉर्ड नहीं, मीडिया से बात करते हैं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ खामोशी। ये सिर्फ एक केस नहीं होता, ये एक ख़ानदान की पूरी ज़िंदगी को रोक देता है। और यहाँ एक खौफनाक सवाल पैदा होता है, अगर किसी को बग़ैर कानून के उठाया जा सकता है, तो फिर कौन महफूज है? और जब लोग इस तरह गायब होने लगें, तो मुआशरे में खौफ जन्म लेता है और खौफ के बाद आती है खामोशी। हमारा मसला नंबर 2 है आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ। और ये मसला मुझे भी पर्सनली इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि मैं खुद एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। फरवरी 2024 में एक्स ब्लॉक, यूट्यूब स्ट्राइक्स, सहाफ़ियों पर मुकदमात, कंटेंट रिमूवल और शैडो बैनिंग। और इस सबके पीछे एक वाज़िया पैगाम था, खामोश रहो। और यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपकी बात सुनकर हुकूमत को इतना खौफ हो, तो फिर जमहूरियत कहाँ है? क्योंकि जमहूरियत सिर्फ वोट का नाम नहीं, जमहूरियत सवाल का नाम है, जमहूरियत इख्तलाफ का नाम है, जमहूरियत तनकीद का नाम है। और जब सवाल जुर्म बन जाए, तो मसला सिर्फ आज़ादी इजहार का नहीं रहता, मसला पूरे मुआशरे के खौफ का बन जाता है। और जब खौफ का निज़ाम बन जाए, तो फिर कानून हिफाजत का ज़रिया नहीं रहता, वो वेपन बन जाता है। हमारा तीसरा अहम इशू है मिसयूज़ ऑफ एंटी टेरर लॉज, यानी दहशतगर्दी के कवानीन का गलत इस्तेमाल। दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन बने थे असल दहशतगर्दों के लिए, लेकिन आज हम देखते हैं कि सियासी कारकुन दहशतगर्द कहलाने लगते हैं, ट्वीट दहशतगर्दी बन जाती है और एहतजाज जुर्म।
सोचिए, अगर कानून को इख्तलाफ दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो फिर वो कानून नहीं रहता, वो ताकत का आला बन जाता है। और जब कानून हथियार बन जाए तो फिर कोई महफूज नहीं रहता। अब सवाल ये नहीं है कि क्या गलत हो रहा है, सवाल ये है ये सब शुरू कैसे हुआ। दोस्तों, जो कुछ आज हम देख रहे हैं ना, ये अचानक नहीं हुआ। ये किसी एक हुकूमत की गलती नहीं, ये किसी एक अदारे का खेल नहीं है, ये किसी एक साल की कहानी नहीं, ये एक पैटर्न है। और अगर हम वाकया ये समझना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज यहाँ क्यों खड़ा है, तो हमें पीछे जाना होगा 1947 तक। 1947 में पाकिस्तान में एक ख्वाब के तौर पर वजूद में आया, लेकिन आज़ादी तो मिल गई, मगर इस आज़ादी के साथ मजबूत अदारे नहीं आए, कानून की जड़ें मजबूत नहीं थी, सियासी इस्तेहकाम नहीं था। और जब अदारे कमज़ोर हों, कानून की बालादस्ती ना हो, सियासी इस्तेहकाम ना हो, तो ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाता है। फिर आया 1958 यानी फर्स्ट मार्शल लॉ। सिर्फ 11 साल बाद 1958 में पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ लगा। जनरल अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला और एक जुमला कहा, और याद रखें ये जुमला आगे आप बार बार सुनेंगे। जुमला था, सियासतदान नाकाम हो चुके हैं, मैं मुल्क बचाने आया हूँ। ये जुमला बहुत ताकतवर लगता है, ये अवाम को यकीन दिलाता है कि कोई मसीहा आ गया है। लेकिन तारीख हमें ये भी सिखाती है कि हर बार जब ये जुमला बोला गया, जमहूरियत पीछे हट गई। ये दौर तकरीबन 10 साल चला और फिर आया 1971, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सदमा। मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश बन गया। ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं था जो अलग हुआ, ये एक कौम का दिल टूटा था। और ये सब फौजी हुकूमत के दौर में हुआ। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर फौजी हुकूमतें हमेशा मुल्क बचाने आती हैं तो मुल्क टूटा कैसे? और ये सवाल हमने कभी पूरी ईमानदारी से नहीं पूछा। फिर आया 1977, एक मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटा दिया गया और दोबारा वही जुमला, सियासतदान नाकाम हो गए हैं, मैं मुल्क बचाने आया हूँ। ये दौर तकरीबन 11 साल चला। ये दौर था सियासी फांसियों का, कोड़ों का, खौफ का और खामोशी का। फिर एक और दौर आया 1988 से 1999 तक का, और मैं इसे कहूँगी डेमोक्रेसी बट नॉट रियली। 1988 में लोगों ने सोचा अब शायद जमहूरियत वापस आ गई है, लेकिन हकीकत 1988 बेनज़ीर, 1990 हुकूमत बर्खास्त, 1990 नवाज शरीफ, 1993 हुकूमत बर्खास्त, 1993 फिर बेनज़ीर, 1996 हुकूमत बर्खास्त, 1997 नवाज शरीफ, 1999 फिर बगावत। 11 साल में 4 हुकूमतें, कोई भी अपना 5 साल मुकम्मल नहीं कर सका। आखिर क्यों? क्योंकि आइन में एक शिक थी, आर्टिकल 58(2)B। इस आर्टिकल के तहत सदर के पास इख्तियार था कि वो किसी भी वक्त हुकूमत तोड़ दे, यानी जमहूरियत थी लेकिन मुकम्मल नहीं थी। फिर आया 1999 यानी थर्ड मार्शल लॉ। 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दोबारा एक मुंतखब हुकूमत को हटाया और आपको अंदाज़ा हो गया होगा, सियासतदान नाकाम हो गए हैं, मैं मुल्क बचाने आया हूँ। ये दौर तकरीबन 9 साल चला। अब ज़रा रुकें और हिसाब लगाएं। 1947 से 2025 तक 78 साल, और इन 78 सालों में से मार्शल लॉ के अदवार 1958 से 1969 तक 11 साल, 1977 से 1988 तक 11 साल और 1999 से 2008 तक 9 साल, यानी कुल तकरीबन 31 से 33 साल मार्शल लॉ के, यानी तकरीबन 42% वक्त फौजी हुकूमत, और बाकी वक्त वहाँ भी ज़्यादातर हुकूमतें अपना दौर मुकम्मल नहीं कर सकती। तो सवाल ये नहीं है सियासतदान अच्छे थे या बुरे, असल सवाल ये है क्या हमने कभी जमहूरियत को वाकई चलने दिया। फिर आया 2013, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुंतखब हुकूमत ने अपना पूरा 5 साल मुकम्मल किया और इक़्तिदार दूसरी मुंतखब हुकूमत को मुंतकिल किया। ये एक तारीखी लम्हा था। लोगों ने कहा शायद अब हम सीख गए हैं, शायद अब निज़ाम मैच्योर हो गया है,
शायद अब हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दी ओल्ड स्टोरी रिटर्न्स। 2018 के बाद फिर वही अल्फाज, मुंतखब, सिलेक्टेड और हाइब्रिड रजीम, फिर वही टकराव, फिर वही गैर यकीनी, फिर वही अदम इस्तेहकाम। 2022 से 2024 तक फिर हमने वही पुराना चक्कर दोबारा देखा। पहले बहरान पैदा होता है, फिर कहा जाता है कि सियासतदान नाकाम हो गए हैं, फिर गैर मुंतखब ताकतें मुदाखलत करती हैं, कुछ साल गुजर जाते हैं, फिर जमहूरियत वापस आती है और फिर एक नया बहरान, और ये सिलसिला दोबारा शुरू हो जाता है। ये कोई नई कहानी नहीं है, ये 75 साल से चल रहा है। तो तारीख हमें क्या सिखाती है? ये हमें ये सिखाती है कि ये कोई हादसा नहीं है, ये एक सिस्टमिक मसला है, और जब कोई मसला बार बार एक ही तरीके से हो तो वो इत्तफाक नहीं होता, वो एक पैटर्न होता है। अब तक हमने तारीख देखी, पैटर्न देखा, गलतियां देखी, अदम इस्तेहकाम देखा, लेकिन अब एक और सवाल बनता है, क्या ये सब सिर्फ जज्बाती कहानियां हैं या वाकई दुनिया भी हमें ऐसे ही देखती है? क्योंकि सच ये है, रिपोर्ट्स झूठ नहीं बोलती, अदाद शुमार सियासत नहीं करते। तो आइए अब जज्बात से नहीं, डेटा से बात करते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट हर साल दुनिया के ममालिक को 4 कैटेगरीज में तकसीम करता है। नंबर 1 फुल डेमोक्रेसीज, नंबर 2 फ्लॉड डेमोक्रेसीज, नंबर 3 हाइब्रिड रजीम्स और नंबर 4 अथॉरिटेरियन रजीम्स। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की दर्जा बंदी 167 ममालिक में से 104 से 108 के दरमियान है, यानी हमारी कैटेगरी बनती है हाइब्रिड रजीम। अब हाइब्रिड रजीम का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये होता है कि कोई मुल्क ना मुकम्मल जमहूरियत होता है और ना ही मुकम्मल आमरीत, वो बीच में कहीं फंसा होता है, जहाँ इंतखाबात तो होते हैं लेकिन इनकी शफाफियत पर सवाल होते हैं। मीडिया मौजूद तो होता है लेकिन आज़ाद नहीं होता, अदालतें होती तो हैं लेकिन ताकतवर नहीं होती, आइन होता है लेकिन इसकी रूह कमज़ोर हो चुकी होती है। ये वो जगह होती है जहाँ पूरा निज़ाम उलझा हुआ होता है। अब ज़रा मुआवजा करें, भारत को फ्लूइड डेमोक्रेसी कहा जाता है, बांग्लादेश हाइब्रिड रजीम है, चाइना अथॉरिटेरियन है और पाकिस्तान भी हाइब्रिड रजीम है। यानी हम इस कैटेगरी में आते हैं जहाँ निज़ाम दिखने में जमहूरी लगता है लेकिन हकीकत में वो मुकम्मल जमहूरी नहीं होता। तो यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, ये कोई एक वाक़या नहीं है, ये कोई एक गलती नहीं है, ये एक पूरा निज़ाम है जो बार बार खुद को दोहराता है। और जब एक ही कहानी बार बार दोहराई जाए तो इसे इत्तफाक नहीं कहते, इसे पैटर्न कहते हैं। और बात करते हैं आज़ादी इज़हार की। वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जारी करता है, इसके मुताबिक पाकिस्तान की दर्जा बंदी 180 ममालिक में से 150 से 152 के दरमियान है, यानी हम दुनिया के निचले 20% ममालिक में शामिल हैं। और ये जाहिर करता है कि ये सहाफ़ियों को धमकियाँ दी जाती हैं, मीडिया हाउसेस पर दबाव डाला जाता है, लोग खुद को सेंसर करने लगते हैं, सोशल मीडिया ब्लॉक किया जाता है और सच बोलने की एक कीमत होती है। और यहाँ मैं ज़ाती तौर पर एक बात कहना चाहूँगी, जब सच बोलना ख़तरनाक हो जाए तो झूठ महफूज हो जाता है, और ये किसी भी मुआशरे के लिए सबसे ख़तरनाक हालत होती है। अब अगर हम आज़ादी इज़हार से आगे बढ़ें तो इंसानी हकूक़ की रिपोर्ट्स भी हमें वही तस्वीर दिखाती हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो या पाकिस्तान की अपनी ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब मुख्तलिफ इदारे हैं, मुख्तलिफ पस मंज़र रखते हैं, लेकिन इन सब की रिपोर्ट्स एक ही सिमत इशारा करती हैं। जबरी गुमशुदगियाँ, तशद्दुद के इल्ज़ामात, मुनसिफाना ट्रायल की कमी और इज्तिमा व एहतजाज पर पाबंदियाँ, ये सब बार बार सामने आता है। जब मुख्तलिफ ज़राए एक ही बात कहें तो इसे इत्तफाक नहीं कहा जा सकता, ये एक हकीकत होती है। और अब ज़रा मईशत की तरफ आते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये सब सिर्फ सियासी बहस है। हकीकत ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम का सबसे भारी बोझ इकॉनमी उठाती है, और इकॉनमी का बोझ आखिरकार आम आदमी पर आता है। 2018 में $1 तकरीबन 110 रुपए का था, आज वो 280 रुपए से भी ऊपर है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये आपकी तनख्वाह है, आपका किराया है, आपका बिजली का बिल है, आपकी रोज़मर्रा की ख़रीदारी है।
जब करंसी गिरती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है और सबसे ज़्यादा वो लोग मुतासिर होते हैं जो पहले ही मुश्किल में होते हैं। फिर बात आती है इन्वेस्टमेंट की। सरमायाकार इस्तेहकाम चाहते हैं, वो ऐसे मुल्क में पैसा लगाते हैं जहां पॉलिसी वाज़िया हो, हुकूमतें पूरी मुद्दत करें और सिमत मालूम हो, यानी डायरेक्शन मालूम हो। अब खुद से एक सवाल पूछें, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट हो तो क्या आप एक ऐसे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां हर 2-3 साल बाद निज़ाम बदल जाए? जाहिर है नहीं। और जब सरमायाकारी नहीं आती तो नौकरियां नहीं बनती, कारोबार नहीं फैलते और बेरोजगारी बढ़ती है। यही वजह है कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये अलग अलग मसाइल नहीं हैं, ये एक ही चेन का हिस्सा हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम ऊपर होता है और इसकी कीमत नीचे आम आदमी अदा करता है। तो यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है, ये मसला सिर्फ आईनी नहीं है, सिर्फ सियासी नहीं है और सिर्फ ताकत के तवाज़न का भी नहीं है। ये एक इंसानी मसला है, ये आपकी ज़िंदगी का मसला है, आपके बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है और इस मुल्क में इज्जत के साथ जीने का मसला है। और अब जब हमने तारीख भी देख ली, डेटा भी देख लिया और असरात भी समझ लिए, तो एक सवाल तो बनता है, क्या इस कहानी में कोई एक विलन है? क्या इस कहानी में कोई एक ही फरीक मुकम्मल तौर पर गलत है, या फिर हर फरीक के पास अपनी अपनी वजूहात और अपने अपने खदशात हैं? अब यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है, इस पूरी कहानी में कोई एक ही फरीक मुकम्मल तौर पर विलन नहीं है और ना ही कोई एक फरीक मुकम्मल तौर पर मासूम है। हर किसी के पास अपनी अपनी वजूहात हैं, अपने अपने खदशात हैं और अपनी अपनी कहानियां हैं। और अगर हम वाकई कोई हल चाहते हैं तो हमें सबकी बात सुननी होगी। सबसे पहले फ़ौज और इनके हामियों का नुक्ता नज़र समझते हैं। इनकी सबसे बड़ी दलील कौमी सलामती है। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के दोनों अतराफ ऐसे पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा आसान नहीं रहे। मशरिक में भारत है जिसके साथ हम 4 जंगें लड़ चुके हैं। मगरिब में अफगानिस्तान है जहां दहाइयों से अदम इस्तेहकाम रहा है। फौज कहती है कि इनका बुनियादी काम मुल्क का दिफा है, लेकिन जब अंदरूनी निज़ाम कमज़ोर हो जाए, जब सियासी क़यादत आपस में लड़ती रहे और जब रियासत बिखरती हुई नज़र आए, तो वो खामोश कैसे रह सकते हैं? इनके नज़दीक कमज़ोर रियासत सिर्फ एक इंतज़ामी मसला नहीं होती, बल्कि ये एक वजूदी ख़तरा होती है। दूसरी बात वो सियासी नाकामियों की करते हैं। ये मानना पड़ेगा कि हर जमहूरी दौर में बदअनवानी के स्कैंडल्स आए, ख़ानदानी सियासत नज़र आई, नाक़िस हुक्मरानी हुई और पॉलिसियों में गलतियाँ हुई। फ़ौज का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने सियासतदानों को बार बार अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन जब मुल्क डूबने लगता है तो वो तमाशाई नहीं बन सकते। और फिर इनके जहन में एक ज़ख्म हमेशा ताज़ा रहता है, 1971 जब पाकिस्तान टूटा। इनके लिए ये महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं है, बल्कि एक गहरा सदमा है। इनके नज़दीक कमज़ोर सियासी क़यादत का मतलब कौमी सलामती को ख़तरे में डालना है, और वो कहते हैं कि वो दोबारा ऐसा नहीं होने देंगे। अब आप इनके दलाइल से मुत्तफ़िक हों या ना हों, लेकिन ये इनके हकीकी खौफ हैं, और जब तक हम इन खौफों को नहीं समझेंगे, हम इस मसले को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते। अब आइए दूसरी तरफ देखते हैं सियासतदानों का मौक़िफ़। इनका सबसे बुनियादी नुक्ता आइन है। वो कहते हैं कि हम मुंतखब हैं, अवाम ने हमें वोट दिया है, आइन के मुताबिक हुकूमत करना हमारा हक है। फ़ौज का काम दिफा है, सियासत करना नहीं। मईशत चलाना, कवानीन बनाना और पॉलिसियाँ बनाना मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। वो एक और बात भी कहते हैं, और ये बात बहुत अहम है, जमहूरियत एक सीखने का अमल होती है। कोई भी निज़ाम पहले दिन कामिल नहीं होता। ज़रा सोचें, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो वो गिरता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता संभलता है। क्या हम इससे साइकिल छीन लेते हैं? नहीं ना, हम उसे सीखने देते हैं। सियासतदान कहते हैं कि अगर हमें बार बार हटा दिया जाएगा, अगर हमें मुकम्मल मुद्दत ही ना मिले, तो हम बेहतर कैसे होंगे? दुनिया की हर जमहूरियत ने गलतियां की, लेकिन वो सीखती रहीं और आगे बढ़ती रहीं। और वो ये भी कहते हैं कि जब तक असल ताकत हमारे पास नहीं होगी, हम जिम्मेदार कैसे ठहराए जाएंगे?
जब भी फौज मुदाखलत करती है तो सियासतदान बेइख्तियार हो जाते हैं, फिर कारकर्दगी कमज़ोर हो जाती है, अवाम मायूस हो जाते हैं और फिर फौज दोबारा मुदाखलत करती है। ये एक ऐसा चक्कर है जो खुद को दोहराता रहता है। ये एक विस्कस साइकिल है और सवाल ये है ये चक्कर टूटेगा कैसे। खैर, अब आते हैं उस फरीक पर जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है, यानी मैं और आप, यानी अवाम। आम आदमी को फ़लसफ़ा नहीं चाहिए, आम आदमी को नज़रियाती बहस नहीं चाहिए। वो बस ये चाहता है कि वो बग़ैर खौफ के जी सके, वो ये चाहता है कि वो बोल सके, वो ये चाहता है कि इसके साथ इंसाफ हो, वो ये चाहता है कि इसका भाई घर से निकले तो वापस भी आए। सोचें, अगर आप एक ट्वीट करें और अगले दिन आपके दरवाजे पर छापा पड़ जाए, अगर आप पुरअमन एहतजाज करें और आप पर दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाए, अगर आपका अपना कोई गायब हो जाए और कोई जवाब ना मिले, ये सब किसी भी इंसान को तोड़ देता है। फिर इंफॉर्मेशन का मसला है। जब सोशल मीडिया ब्लॉक होता है तो सिर्फ सियासतदान मुतासिर नहीं होते, फ्रीलांसर्स मुतासिर होते हैं, छोटे कारोबार मुतासिर होते हैं, स्टूडेंट्स मुतासिर होते हैं, आम लोग मुतासिर होते हैं। VPN लगाना जुर्म बन जाता है, सवाल करना खतरा बन जाता है और बोलना मसला बन जाता है। और सबसे बढ़कर लोग थक चुके हैं। हर 2 साल बाद बहरान, हर साल नई पॉलिसीज़, हर महीने नई महंगाई। लोगों को अब ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत में कौन है। इन्हें बस इस्तेहकाम चाहिए, नौकरी चाहिए, तालीम चाहिए, इलाज चाहिए और अमन चाहिए। वो कहते हैं हमें ड्रामे नहीं चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए। और आखिर में कानूनी माहिरीन का नुक्ता नज़र, वो एक ही बात पर मुत्तफिक हैं, आइन सबसे ऊपर है। चाहे कोई सियासतदान हो, कोई जर्नल हो या कोई जज, सब आइन के नीचे हैं। आर्टिकल 6 कहता है कि आइन को तोड़ना संगीन गद्दारी है। लेकिन सवाल ये है कि आइन कई बार मुअत्तल हुआ और आर्टिकल 6 तकरीबन कभी लागू नहीं हुआ। ये तज़ाद खुद इस निज़ाम की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। फिर अदलिया की आज़ादी का सवाल आता है। अगर जजों के तबादले मशकूक हों, अगर बेंचेस बनाए जाएं और अगर कुछ मुकदमात में फौरी फैसले हों और कुछ बरसों तक लटके रहें, तो अवाम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इंसाफ वाकई आज़ाद है। और जब इंसाफ कमज़ोर हो जाए तो पूरा निज़ाम हिलने लगता है। तो अब हमने सबकी बात सुन ली और एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, कोई भी फरीक मुकम्मल तौर पर सही नहीं है और कोई भी मुकम्मल तौर पर गलत नहीं है। हर किसी के अपने खौफ हैं, अपने खदशात हैं और अपनी कहानियाँ हैं। लेकिन एक बात वाज़ेह है, जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है वो काम नहीं कर रहा। तो अब सवाल ये नहीं है कि कसूर किसका है, अब सवाल ये है कि आगे क्या करना है। क्योंकि तनकीद करना आसान होता है, हल निकालना मुश्किल होता है। और मैं यहाँ कोई यूटोपियाई बातें नहीं कर रही, मैं ये नहीं कह रही कि सब कुछ कल ही ठीक हो जाएगा। ये मसला दहाइयों में बना है और इसे ठीक होने में भी वक्त लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। हल मुमकिन है अगर नीयत हो। सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हर अदारे को अपनी आईनी हदूद में रहना होगा। फौज का काम दिफा है, हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, पार्लियामेंट का काम कानून साजी है, अदलिया का काम इंसाफ फराहम करना है और मीडिया का काम निगरानी करना है। जब हर इदारा अपनी हद से बाहर निकलता है तो पूरा निज़ाम बिगड़ जाता है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल नहीं खेलता और फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट नहीं, वैसे ही हर इदारे को अपनी लेन में रहना होगा। यानी वाहिद रास्ता है जिससे निज़ाम चल सकता है। यही वाहिद रास्ता है जिससे निज़ाम चल सकता है। फिर आते हैं इंसाफ पर। अगर किसी पर इल्ज़ाम है तो इसे अदालत में साबित किया जाए, शफाफ तफ्तीश हो, खुली अदालत में ट्रायल हो और सबूत की बुनियाद पर फैसला हो। आधी रात को गिरफ्तारियाँ, खुफिया हिरासतें, मीडिया ट्रायल्स और ट्वीट्स पर दहशतगर्दी के मुकदमात, ये सब कानून नहीं है, ये ताकत का गलत इस्तेमाल है। कानून का एक ही मयार होना चाहिए सबके लिए। और फिर बात आती है आज़ादी इजहार की। सच ये है कि आप आवाज़ों को बंद कर सकते हैं लेकिन ख्यालात को नहीं। सोशल मीडिया ब्लॉक करना हल नहीं है, VPN को जुर्म बनाना हल नहीं है। सोल्यूशन ये है कि शफाफियत हो, मुकालमा हो और जवाबदही हो।
सेंसरशिप से खामोशी तो आ सकती है, लेकिन इस्तेहकाम नहीं। इस्तेहकाम सिर्फ एतमाद से आता है। इसी तरह दहशत गर्दी के कवानीन भी ज़रूरी हैं, लेकिन सिर्फ असल दहशत गर्दों के लिए। जब इन कवानीन को सियासी इख्तलाफात दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो रियासत को मजबूत नहीं करते बल्कि कमज़ोर करते हैं। इन कवानीन में वाज़िया तारीफ़ें होनी चाहिए, अदालती निगरानी होनी चाहिए और इनका बाकायदा ऑडिट होना चाहिए। कानून का मकसद खौफ पैदा करना नहीं होता, कानून का मकसद तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। और अब आते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की तरफ। हमें एक नए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ज़रूरत है जो निज़ाम को ठीक करे। जैसे कि मैसाके जमहूरियत 2006 में एक मैसाक हुआ था। वो एक अच्छी शुरुआत थी, लेकिन अब वक्त आ गया है नए मुआहदे का, यानी मैसाके जमहूरियत का वर्जन 2। एक ऐसा मुआहदा जिसमें ये तय हो कि ताकत की हदूद क्या हैं, सिविल और मिलिट्री के दरमियान लाइन कहाँ है, अदलिया की आज़ादी कैसे महफूज होगी, मीडिया के हकूक़ कैसे महफूज होंगे और इंतखाबात कैसे शफाफ होंगे। ये मुआहदा बंद कमरों में नहीं, अवाम के सामने होना चाहिए। इसी तरह कौमी सलामती कौंसिल की भी न्यू डेफिनेशन होनी चाहिए, क्योंकि कौमी सलामती कौंसिल होनी चाहिए लेकिन वो हुकूमत नहीं होनी चाहिए। इसके सही मॉडल में सिविलियन क़यादत हो, फ़ौज बतौर मशीर हो, पार्लिमानी निगरानी हो और शफाफ फैसले हों, जबकि हम फ़िलहाल गलत मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। जैसा कि हमारे यहाँ मतवाज़ी हुकूमत है जिसमें खुफिया फ़ैसले होते हैं और जवाबदही से आज़ाद निज़ाम काम कर रहा है। दोस्तों, जमहूरियत का मतलब है पार्लियामेंट की बालादस्ती, लिहाजा पार्लियामेंट को वाकई तौर पर ताकतवर बनाना होगा, सिर्फ तकरीरों के लिए नहीं बल्कि निगरानी के लिए। दफाई बजट पर सवाल हो, इंटेलिजेंस अदारों से जवाब तलबी हो और पॉलिसीज़ पर खुली बहस हो। यही दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियतों में होता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं। और हमें एक अनकंफर्टेबल सच मानना होगा, अगर सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं होगी तो वो मुल्क में जमहूरियत कैसे लाएंगे। तो फिर हल क्या है? हल ये है कि सियासी जमातों के अंदर लाजमी और शफाफ इंतखाबात हों, इनके माली मामलात अवाम के सामने हों, ना कि बंद कमरों में। नौजवानों के लिए बाकायदा अपॉर्चुनिटीज़ हों और तरक्की का मयार ख़ानदानी ताल्लुक़ नहीं बल्कि मेरिट हो, क्योंकि जमहूरियत ऊपर से मुसल्लत नहीं की जाती, जमहूरियत अंदर से बनती है। आज ज़्यादातर जमातों में ख़ानदानी सियासत है, अंदरूनी इलेक्शंस नहीं होते, टिकट मेरिट पर नहीं मिलते और नई क़यादत के लिए जगह नहीं होती। इसका हल ये है कि जमातों के अंदर लाजमी और शफाफ इंतखाबात हों, इनके माली मामलात अवाम के सामने हों, नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों और तरक्की का मयार ताल्लुक़ नहीं बल्कि काबिलियत हो। और यहाँ हम आते हैं सबसे ताकतवर इस्लाह की तरफ, यानी तालीम और शौक़। ये सिर्फ डिग्रियों की बात नहीं है, ये सोचने की सलाहियत की बात है। एक बार शौर कौम सवाल पूछती है, वो झूठ को पहचानती है, वो नारों के पीछे नहीं चलती, वो वोट जज्बात में नहीं शौर के साथ देती है, और सबसे अहम बात, वो ताकत को चैलेंज करना जानती हैं। इसीलिए तरक्की याफ्ता ममालिक में जमहूरियत मजबूत होती है, क्योंकि वहाँ अवाम सिर्फ वोटर्स नहीं होते, वो बाशऊर शहरी होते हैं। क्योंकि सच ये है कि रियासत खुद नहीं बदलती, रियासत को लोग बदलते हैं, और यही वो लम्हा है जहाँ सवाल बनता है, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वोट कोई रस्मी अमल नहीं है, ये ताकत है, और इस ताकत को हमें समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। नस्ल, ज़ात और जज्बात पर नहीं, कारकर्दगी पर। फिर सवाल पूछना, अपने नुमाइंदों से पूछना बदतमीज़ी नहीं है, ये जमहूरियत है। ये पूछना कि आपने क्या किया, पैसा कहाँ खर्च हुआ और हमारे इलाके के लिए क्या किया, ये हमारे बुनियादी हकूक़ हैं। फिर शऊर फैलाना, ये वीडियो देखकर रुक जाना काफ़ी नहीं, बात करें, बहस करें, समझाएं, क्योंकि खामोशी हमेशा ताकतवर को फ़ायदा देती है। फिर पुरअमन एहतजाज आपका हक है, तशद्दुद आपका नुकसान। पुरअमन आवाज़ निज़ाम को आईना दिखाती है, तशद्दुद उसे जवाज़ दे देता है। और आखिर में सोशल मीडिया का ज़िम्मेदार इस्तेमाल। सोशल मीडिया एक ताकत है, लेकिन हर ताकत के साथ ज़िम्मेदारी भी आती है। झूठ, नफ़रत और गैर तस्दीक शुदा बातें मुआशरे को तोड़ती हैं, सच, दलील और एहतराम उसे जोड़ते हैं। ये सब मुश्किल है, ये वक्त लेगा,
ये मज़ाहमत पैदा करेगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है क्योंकि हर बड़ी तब्दीली ऐसे ही आती है। और आखिर में मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, दुनिया की कोई भी जमहूरियत एक दिन में नहीं बनी। बरतानिया को सैकड़ों साल लगे, अमेरिका को दहाइयाँ लगी, जनूबी अफ्रीका में नस्ल परस्ती एक दिन में ख़त्म नहीं हुई। हर बड़ी तब्दीली मुश्किल होती है, स्लो होती है, पेनफुल होती है, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पॉसिबल होती है। पाकिस्तान कोई नाकाम मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है। यहाँ के लोग ज़हीन हैं, मेहनती हैं और जज्बा रखते हैं। हमने एटमी ताकत बनने का सफ़र किया है, हमने दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ सर की हैं, हमने दुनिया भर में ख़ुद को मनवाया। तो फिर सवाल ये है, अगर हम ये सब कर सकते हैं तो हम इंसाफ, कानून और जमहूरियत क्यों नहीं ला सकते? हम ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें इंतज़ार नहीं करना होगा, हमें खड़ा होना होगा। और ख़ास तौर पर नौजवानों के लिए एक बात, ये मुल्क सिर्फ आपको विरासत में नहीं मिला, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप वो नस्ल हैं जो सवाल कर सकती है, जो सच ढूंढ सकती है और जो खौफ से आज़ाद हो सकती है। लेकिन इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई आसान रास्ते नहीं हैं। वायरल नारों से इनकलाब नहीं आता। तब्दीली आती है तो सोचने से, सीखने से, सवाल करने से और स्टैंड लेने से। अगर ये वीडियो आपको एक लम्हे के लिए भी सोचने पर मजबूर करे तो यही इसकी कामयाबी है। मिलती हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए और खामोशी को अपनी आदत ना बनने दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।